वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 111। वो होंठ दबाकर हंसने लगी और खुद से बोली, हे भोलेनाथ, ये इतने पॉजिटिव क्यों है? अब क्या हम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते? कहकर कनक उठी और नहाकर हॉल में आ गई जहां सब लोग बैठे हुए थे। जब कनक आई तो सरला जी सबको नाश्ते के लिए बुलाने लगी। तभी सागर ने कहा, मैं ब्रेकफास्ट करके आया था। सरला जी ने फोर्स करके कहा, फिर भी थोड़ा कुछ खा लो। रावी ने सागर का हाथ पकड़ लिया और डाइनिंग टेबल पर ले आई। कनक डॉक्टर साहब को चोरी छुपे देखने लगी, लेकिन डॉक्टर साहब तो गुस्से से मुंह फुलाकर बैठे थे। सभी लोग टेबल पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। डॉक्टर साहब रावी से बोले, तुम किस डॉक्टर से चेकअप करवाओगी? वो भाई, मैं धानी भाभी से चेकअप करवाना चाहती हूँ। रावी ने एक बाइट लेकर कहा। हम ठीक है, तो तुमने अपॉइंटमेंट ले ली है? क्योंकि लकी लीव पर है तो हो सकता है वो भी ना आए। वो एक्चुअली मेरी बात हो चुकी है, वो 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल आने वाली है, सागर ने कहा। तो सौरभ ने बस एक झलक सागर को देखकर फिर अपना नाश्ता करने में व्यस्त हो गए। इस बीच एक बार भी डॉक्टर साहब ने कनक की तरफ नहीं देखा। डॉक्टर साहब ने नाश्ता खत्म किया और उठकर जाने लगे। तो कनक भी अपना नाश्ता छोड़कर खड़ी हुई। तो रागिनी जी कनक से कहने लगी, क्या हुआ बेटा, नाश्ता तो कर लो। कनक रागिनी जी से बोली, मासी, हमें भूख नहीं है और हमें मार्केट से कुछ सामान लाना है, तो हम इनके साथ जा रहे हैं, आप रावी के साथ सीधे घर आ जाइएगा। रागिनी जी ने हाँ कहा तो कनक डॉक्टर साहब के पीछे उनके रूम में आ गई और गेट बंद करके गेट से सटकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने कनक को दरवाजे के पास खड़ा देखा तो कनक को घूरते हुए बोले, हटो यहाँ से, मुझे देरी हो रही है। कनक ने नामे गर्दन हिला दी। पहले आप हमारी बात सुनिए तो देखिए यहाँ। कनक ने अपना पैर आगे करके पायल दिखाकर बोली, पहन ली हमने पायल, अब तो मान जाएं। गुस्सा मत कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता है जब आप नाराज होते हैं, तो प्लीज मान जाए। लेकिन डॉक्टर साहब तो कसम खा कर बैठे हैं कि कनक से बात नहीं करेंगे। पायल तो बस बहाना था, असल में तो नाराजगी का कारण ध्रुव था। तो बस फिर क्या था? डॉक्टर साहब ने कनक की कोहनी पकड़कर उसे बिना मेहनत के साइड कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। कनक ने भी बिना देर किए डॉक्टर साहब के पीछे पार्किंग में आकर उनकी ऑडी के पास खड़ी होकर डॉक्टर साहब के आने का वेट करने लगी। डॉक्टर साहब आंखों पर चश्मा चाए अपनी उंगली में चाबी लहराते हुए आए और बुलेट पर बैठकर बुलेट स्टार्ट कर ली। कनक जल्दी से अपने कान पकड़कर बुलेट के सामने खड़ी हो गई। अब कनक के पेशेंस हद थी, वो लगभग रुआसी होकर बोली, साहिब, ऐसा भी क्या हो गया कि आप हमें सुबह से तंग कर रहे हैं? आप जानते हैं हमें कितनी तकलीफ हो रही है आपके बर्ताव से। कनक भर्राए गले से बोली। डॉक्टर साहब कनक को इस तरह मायूस देखकर भी उसकी साइड से निकलने लगे। डॉक्टर साहब अपनी बुलेट स्टार्ट करके बस थोड़ी ही आगे बढ़े, फिर बुलेट रोककर कनक को आवाज लगाकर उसका नाम पुकारते हैं, कनक। मगर कनक मुड़कर नहीं देखती। डॉक्टर साहब वापस पलट कर आए तो देखा कि कनक रो रही थी। डॉक्टर साहब ने कनक को रोते देख बुलेट खड़ी की और कनक को अपने सीने से लगा लिया। कनक भी उन्हें कसकर कमर से पकड़ लेती हैं। एपिसोड 112। क्या यार बीवी, तुमने तो मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम्हें परेशान करके तुमसे कल का बदला लूंगा। कनक ना समझी से अपना चेहरा ऊपर करके डब्ड भी आंखों से डॉक्टर साहब को देखते हुए बोली, कैसा प्लान और किस बात का बदला लेंगे आप हमसे? कहीं आप हमसे सगाई तो तोड़ने वाले नहीं हैं ना? अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रहे ना तो भी कोई फायदा नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर साहब ठहाके मारकर हंस दिए और अंगूठों से कनक के आंसू पोंछे और उसका चेहरा पकड़कर उसकी नोज पर किस करके बोले,
ऐसा कुछ नहीं है, कल तुमने मुझे बहुत परेशान किया था इस हद तक कि डॉक्टर साहब के कान से होंठ सटाकर सिडेक्टिव टोन में बोले, अगर तुम होश में होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं देता, फिर शादी वादी जाए भाड़ में। कल तो ये फर्स्ट नाइट हो ही जाती। तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से मैंने खुद के जज्बातों को काबू किया था, कहकर डॉक्टर साहब ने कनक के गर्दन को बाइट कर लिया। लिस्सा कनक अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहती हैं, हम नहीं मानते, आप झूठ बोल रहे हैं। कनक डॉक्टर साहब की बात नकार कर कहती हैं, अच्छा तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? डॉक्टर साहब ने कनक की आंखों में झांकते हुए कहा, अरे हमने कब कहा कि हम आप पर भरोसा नहीं करते? कनक भी अपनी पलकें झपकाकर बोली, तो इसका मतलब तुम मानती हो कि तुमने कल मुझे सीड्यूस किया था? डॉक्टर साहब ने कनक को उसकी ही कहीं बात में उलझा दिया। नहीं, हम वो नहीं कह रहे, आपको उकसा कर हमें आफत थोड़े ही मोल लेनी है। कनक झट से बोली, तो इसका मतलब मैं तुम्हें आफत लगता हूँ? तुम मुझे आफत समझती हो? मगर तो एक बात कान खोलकर सुन लो बकरे की माँ, कब तक खैर मनाएंगी? शादी के बाद ये आफत रोज तुम्हारे गले पड़ेगी। कनक रानी तैयार हो जाओ। डॉक्टर साहब कनक की बात काटकर बोले, अरे वो तो ऐसा नहीं है। कनक बेचारी क्या कहे और क्या ना कहे वाली सिचुएशन में फंस गई। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, तुम मुझे आफत समझती हो, और भी कुछ है क्या? डॉक्टर साहब ने अपने हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डालकर कहीं झूठी नाराजगी दिखाकर बोले, नहीं, हमने ये सब तो नहीं कहा। कनक की आवाज़ धीमी हो गई थी। तो क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती थी? अच्छा तो बताइए क्या किया था हमने? कनक ने झुंझलाकर आखिरकार पूछ ही लिया। पक्का फिर ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आईब्रो उठाकर बोले, आप कहिए ना, फिर ही डिसाइड करेंगे कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। अब जल्दी कहिए, सस्पेंस में हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर करते रहना हमारी ला। कनक बोल भी नहीं पाई पूरी बात। तब तक डॉक्टर साहब उसे कमर से पकड़कर अपने से सटाकर गुस्से में घुरकर बोले, खबरदार जो एक भी शब्द और कहा तो हम वो बस यूं ही मजाक कर रहे। कनक अटकते अटकते कहती है। डॉक्टर साहब कनक को बताना स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक पिछली रात। डॉक्टर साहब कनक को लेकर नीचे जाने के लिए खड़े हुए, तभी कनक ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, साहिब एक बात बोले, आज बहुत मन है आपको अपना हाल एक दिल बताने का। कनक बहुत धीरे से अपने पंजों पर खड़ी होकर डॉक्टर साहब के चेहरे के करीब आकर बोली। इस वक्त उसकी आंखों में अलग सी चमक थी और धड़कन तो की रफ्तार से दौड़ रही थी। आज डॉक्टर साहब की धड़कन भी उनकी बुलेट की आवाज को फेल कर रही थी, इतनी ज्यादा शोर कर रही थी। कमबख्त हम डॉक्टर साहब के होठों ने भी हलचल करने की गुस्ताखी नहीं कर पाए। कनक के नज़रों के तपिश के आगे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू साहिब, कहकर कनक ने डॉक्टर साहब के होठों को हल्के से छू लिया और आगे बोली, आप जानते हैं साहिब, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें आपका प्यार, आपका साथ मिलेगा। हमने कभी आपकी चाहत नहीं की थी, क्योंकि आप हमारी औकात के बाहर थे। हम तो आपको पाने की ख्वाहिश भी अफोर्ड नहीं करते, फिर भी भोलेनाथ ने आपको हमें दे दिया। अब हमें बस आपकी बाहों में अपनी पूरी जिंदगी बिताना है। कनक ने इमोशनल होकर कहा। कनक लव्स यू सो मच डॉक्टर मेहरा। डॉक्टर साहब ने कनक को घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से सटाकर उसके पेट पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसके कंधे पर अपना चिन रखकर बोले, झूठ नहीं कहूँगा कनक, मगर कभी कभी मैं भी यही सोचता था कि आखिर ऐसा क्या है तुम्हें कि मैं तुम्हारे करीब खींचता चला आता हूँ। पहले तो गुस्सा आता था जब भी तुम्हें किसी के इवन रावी ओल्सो साथ देखता था। तुम सबसे हंस कर बातें करती, लेकिन मुझसे ही दूर रहती। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था तुम्हें अपनी खूबसूरती का घमंड है, पर कसम कनक बहुत घुमाया है तुमने मुझे। मैं सोचता था कि स्कूल, कॉलेज, उसके बाद हॉस्पिटल, हर जगह हर लड़की मेरे अटेंशन के लिए कुछ भी करती है।
लेकिन तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। लेकिन ये नज़र तुम्हारे अलावा किसी पर ठहरी ही नहीं, इस दिल को तुम्हारे सिवाय को पसंद ही नहीं आया। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत और उससे भी बका तुम्हारी ये झील जैसी गहरी आंखें, उफ, कभी तुमसे बेहतर कोई मिला ही नहीं। पता नहीं लोग मोहब्बत को क्या नाम देते हैं, हम तो आपके नाम को ही मोहब्बत कहते हैं। एपिसोड 113। ये नज़र तुम्हारे अलावा किसी पर ठहरी ही नहीं, इस दिल को तुम्हारे सिवाय को पसंद ही नहीं आया। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत और उससे भी बका तुम्हारी ये झील जैसी गहरी आंखें, उफ, कभी तुमसे बेहतर कोई मिला ही नहीं। फ्लैशबैक एंड डॉक्टर साहब कनक से कहते हैं, और जब मैं तुम्हारी इन आंखों में आंसू देखता हूँ तो कितना बेबस फील करता हूँ, तुम्हें नहीं पता। अब बताओ कि जब इतनी खूबसूरत लड़की रात के 2 बजे किसी लड़के से इस तरह अपने प्यार का इजहार करे, वो ऐसे लड़के से जो पहले ही दिलोजान से उस लड़की को चाहता हो, तो कोई खुद को कंट्रोल कैसे कर सकता है। ये सब सुनकर कनक का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। फिर भी वो मुस्कुराकर डॉक्टर साहब की कॉलर के बटन के साथ अटखल करते हुए उसी पर नजरें जमाए बोली, हाँ तो हम अपने साहिब को अपने दिल की बात कह रहे थे, इसमें क्या गलत किया हमने। अच्छा बताऊं क्या गलत किया, डॉक्टर साहब कनक की कमर में हाथ डालकर बोले और उसके चेहरे के करीब जाने लगे। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। पार्किंग गाड़ियां पार्क करने के लिए होती है, रोमांस रूम में किया करो। पीछे से रावी की आवाज आई जो कनक और डॉक्टर साहब को आंखें चढ़ाकर देख रही थी। दोनों ही रावी और को देखकर झेप गए। रावी फिर बोली, रात को मन नहीं भरा जो सुबह सुबह फिर शुरू पड़ गए। आप दोनों, रावी अपने सीने पर हाथ बांधकर बोली। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे की हवाएं उड़ गई। सागर पीछे मुंह दबाकर हंसने लगी। डॉक्टर साहब जल्दी से नजरें चुराकर बोले, मैं निकलता हूँ। कनक भी इधर उधर देखकर बोली, हम मासी को बुला लाते हैं। क्यों, तुम्हें तो मार्केट जाना था ना भाई के साथ। रावी कनक का हाथ पकड़ उसे रोककर बोली। कनक शर्मा कर रावी के गले लगकर बोली, प्लीज रावी भगवान के लिए चुप हो जाओ। कनक धीरे से रावी के कान में बोली और रावी से अलग हो गई। अच्छा ठीक है, जब हम सब एक ही जगह जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी से चलते हैं, रावी ने डॉक्टर साहब फिर सागर की तरफ देखकर कहा। सागर ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना करते हुए कहा, नहीं तुम रिटर्न में साथ आ जाना, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रुकना है तो मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊंगा। कहकर डॉक्टर साहब ने कनक का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी कार के पास लेकर आ गए। सागर और रावी बस उन्हें देखते रहे। फिर सागर रावी के पास आकर बोला, यार ये तुम्हारा भाई इतना अजीब क्यों है, मुझसे ठीक से बातें ही नहीं करता और तो और कनक को थोड़ी देर भी अकेला नहीं छोड़ता। कहकर सागर ने मुंह बनाया। रावी ने सागर को घूर कर देखा, अपनी आंखों के कोनों से देखकर बोली, तुम भी तो मुझे अकेला नहीं छोड़ते और भाई हर किसी के साथ स्वीट नहीं होते। छोड़ता तो हूँ, तुम्हारे भाई जैसा चिपकू। सागर बोल ही रहा था तब तक रावी डॉक्टर साहब की गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। सागर ने रावी से कहा, हम इस गाड़ी से जाएंगे। सागर ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ, तुम जाओ अकेले। रावी ने गाड़ी के करीब पहुंचकर कहा, नहीं नहीं तुम मेरे साथ चल रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुमने तो दिल पर ले लिया। तुम्हारे भाई जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया का बेस्ट भाई है, बस अब प्लीज चलो मेरे साथ। रावी मुस्कुराकर वापस सागर की गाड़ी के पास आ गई। सागर ने रावी के लिए गेट खोला, फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। डैड मॉम को बता रहे थे कि तुम बहुत वर्कaholic हो, अपने काम में लापरवाही नहीं करते। रावी सागर को देखकर बोली, तो फिर तुम ये जो सारा दिन भर मेरे आगे पीछे घूमते हो, तब तुम्हारे काम का नुकसान नहीं हो रहा है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल तुम और मेरा बेबी है। पैसे तो बाद में कभी भी कमा लूँगा, मगर ये वक्त अनमोल है, ये मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। सागर ने रावी का सीट बेल्ट ठीक से लगाकर अपनी सीट पर बैठकर कहा, कार स्टार्ट करके कहा। रावी सागर को एकटक देखती रही।
सागर ने जब रावी को ऐसे खुद को देखते देखा तो पूछने लगा, ऐसे क्या देख रही हो। रावी ने सीट बेल्ट खोला और अपनी सीट से उछलकर सागर की गोद में बैठ गई। सागर ने एकदम से ब्रेक लगाए और रावी को कमर से टाइट पकड़कर डांटते हुए बोला, ये क्या बचपना है रावी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस टाइम। मैंने कितनी बार कहा, सागर कहते कहते रुक गया क्योंकि रावी ने सागर के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे हल्की किस करके बोली, जब तक तुम हो मुझे और हमारे बेबी को कुछ नहीं हो सकता। कहते ही रावी ने सागर के सीने पर सर रख लिया। पीछे से डॉक्टर साहब जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे। रावी और सागर एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। रावी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और सागर ने कार स्टार्ट कर ली। कुछ देर बाद हॉस्पिटल धानी का केबिन। धानी रावी का चेकअप करती हैं। सागर और कनक रावी का वेट करने लगते हैं। सागर नर्वसनेस में अपना फोन घुमाने लगा। कनक सागर के हाथ पर हाथ रखते हुए उसे रिलैक्स करके बोली, टेंशन मत लीजिए भाई, सब नॉर्मल ही होगा। सागर ने हमें गर्दन हिलाकर कनक से कहा, कनक मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों जैसे मैंने तुमसे बात की थी और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया उसके लिए भी। कनक हल्का मुस्कुराकर बोली, हमने आपको कब का माफ कर दिया है। सागर ने भी स्माइल करके थैंक्स कहा और रावी का वेट करने लगे। तभी धानी आ गई। धानी आकर अपनी चेयर पर बैठी भी नहीं तब तक सागर बोला, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। धानी अपनी चेयर पर बैठकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर टेबल पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बोली, सब ठीक है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, बेबी काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा है, अभी 6th वीक का है तो हम अल्ट्रासाउंड में बेबी की धड़कनें सुन सकते हैं। ये सुनने की देर थी कि सागर अपनी जगह खड़ा होकर बोला, तो सुनते हैं ना। उसकी गड़बड़ी देखकर कनक और धानी हैरान रह गए। धानी बोली, लेकिन रावी को तो आज जाने दीजिए। ओह हाँ कहकर सागर वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। रावी वापस आई तो सागर उसके लिए चेयर से खड़े हो गया। धानी और कनक बस सागर को ही देखने लगे कि वो रावी का कितना ध्यान रखता है। फिर रावी का अल्ट्रासाउंड करवाया। सागर के आंसू ही नहीं रुक रहे थे अपने बेबी की धड़कन सुनकर। रावी सागर को इमोशनल देखकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर पलकें झपका देती है। चेकअप के बाद सागर रावी और कनक रावी की दवाइयां लेकर बाहर आ जाते हैं। रावी कनक को छेड़ते हुए कहती हैं, भाभी जी आप अपने डॉक्टर साहब को बाय करके आ जाओ वरना नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि जाते वक्त बाय भी नहीं करके गईं। जी नहीं, हम उन्हें कॉल कर देंगे, कनक ने कहा। तब तक एक पियून उन दोनों के पास आकर बोला, मैम कनक मैम को डॉक्टर मेहरा बुला रहे हैं। रावी कनक की कमर पर कोहनी मारकर आंखों से जाने का इशारा करती हैं। कनक मुंह बनाकर पियून के पीछे पीछे चल देती हैं। कनक जैसे ही डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंची तो उसने देखा कि केबिन में कोई नहीं है। कनक आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन वो जाने के लिए पलटती उसके पहले ही दो मजबूत बाहें उसकी कमर को घेर लेती है और डॉक्टर साहब की धीमी मगर मदहोशी भरी आवाज कनक के कानों में सरगोशी करती हैं। जा रही थी बिना बताए नोट फेयर बीवी। एपिसोड 114। आपको कैसे पता चला कि हम जा रहे थे? कनक धीरे से मुस्कुरा कर कहते हैं, क्यों भूल जाती हो कि तुम मुझसे दूर होती हो तो मुझे पता चल जाता है। हम आपसे दूर कब हुए, हम तो यही हैं न, हमेशा आपके पास आपके दिल। कनक मुड़कर डॉक्टर साहब के सीने पर दिल की जगह पॉइंट करके कहती है, हम नोट बैग तो अब मेरी जान शब्दों का जाल बिछाकर अपनी गलती ढकना चाहती है, लेकिन अब गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए है ना। हमें लगा आप बिजी होंगे इसलिए कॉल करके आपको बता देंगे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे बस, और कोई बात नहीं। फिर भी आप सजा दे या प्यार हमें सब कबूल है, आपकी दी गई हर चीज़ हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज है, चाहे फिर वह सजा ही क्यों ना हो। कनक ने नजरें उठाकर डॉक्टर साहब की आंखों में देखकर कहा और फिर अपनी पलकें झुका लीं।
कहकर डॉक्टर साहब ने कनक की झुकी हुई पलकें अपने होठों से छूकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसके माथे को चूम करके कनक को टाइट हग कर लिया। इतनी जल्दी जरूरी है जाना मत जाओ ना, डॉक्टर साहब कनक के गाल पर किस करके बोले। हम भाई और रावी बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। कनक डॉक्टर साहब की बाहों से छूटकर 2 कदम पीछे हो गई और अपनी पलकें झुकाकर अपने गालों पर झूल रही बालों की लटों को कान के पीछे करके कहती हैं तो चलते हैं हम, कहकर कनक आगे बढ़ी ही थी। मगर कनक का इस तरह से खुद से दूर होना डॉक्टर साहब को गवारा नहीं हुआ और उन्होंने कनक को कोहनी से पकड़कर उसे वापस खींचा और दीवार से सटाकर खुद उसके बहुत करीब होकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखते हुए उसे डीपली किस करने लगे। ये सब इतना सडनली हुआ कि कनक को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला जब तक वो समझ पाई। डॉक्टर साहब ने उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगे थे। फिर जब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है तो कनक डॉक्टर साहब की शर्ट अपनी मुट्ठियों में भरकर डॉक्टर साहब के रुकने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब कनक के होठों से अपने होंठ अलग करके उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड रखकर आंखें बंद करके तेज सांसें लेते हुए कहते हैं, आइंदा कभी इस तरह मेरी पकड़ से छूटना मत, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब तक मैं नहीं चाहता तुम मेरी बाहों से आज़ाद नहीं हो सकती, तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है। हम कनक आंखें बंद किए हुए बस हौले से इतना बोली। डॉक्टर साहब ने कनक के बाल ठीक किए और एक बार फिर उसका माथा चूमकर उससे दूर होकर बोले, ठीक से जाना और अपना और रावी का ध्यान रखना और घर पहुंचकर पहले मुझे कॉल कर देना। कनक ने हमें गर्दन हिलाए और डोर की तरफ बढ़ी ही थी कि डॉक्टर साहब ने कसकर अपनी आंखें बंद की और खुद पर गुस्सा करते हुए दीवार में एक पंच मारकर कनक का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और बहुत प्यार से बोले, जान सॉरी, और अपना एक कान पकड़ लिया। सॉरी बीवी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था मगर मैं क्या करूं, मुझसे ये। वो आगे कुछ कहते हैं उससे पहले ही कनक डॉक्टर साहब की कॉलर पकड़कर अपने पंजों पर ऊंचे होकर उनके होठों पर हल्की किस करती हुई बोली, आप सॉरी मत कहिए ना प्लीज़, हमें आदत है आपकी इस अदा की, या सच कह तो हम आपके इसी रूप से प्यार करते हैं। आप हमसे स्वीटली तो बाद में बिहेव करने लगे। हमने बचपन से तो आपका एंग्री लुक ही देखा है। पता है जब आप बहुत स्वीट होते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी और के साथ हैं। हमें हमारे डॉक्टर साहब हमेशा हक जताने वाले ही अच्छे लगते हैं, एक डू एरोगेंट ही पसंद है। कनक ने ये सब डॉक्टर साहब की आंखों में देखते हुए कहा। शायद पहली बार कनक ने ऐसे बात की होगी डॉक्टर साहब से। कनक की बात सुनकर डॉक्टर साहब मुस्कुरा दिए। उस वक्त उनके गालों पर पने वाले डिम्पल किसी भी लड़की का दिल चुरा लें। तभी कनक का फ़ोन बजने लगा और उसके फ़ोन पर रावी का नाम फ्लैश होते देख कनक अपना सिर पीट कर बोली, ओह हम तो भूल ही गए थे कि रावी बाहर हमारा वेट कर रही है। आपके साथ में वक्त का पता ही नहीं चलता है। अब रावी हमें कच्चा ही खा जाएगी। डॉक्टर साहब ने स्माइल करके कहा, अच्छा ठीक है जाओ, ध्यान से जाना और रावी का भी ध्यान रखना। कनक मुस्कुराकर जाने लगी। कनक अपने एक हाथ से गेट खोलने लगी, तब तक डॉक्टर साहब आगे आकर उसके लिए गेट खोलते हैं तो कनक बाहर निकल जाती हैं। तभी डॉक्टर साहब उसे आवाज देकर कहते हैं, जान। कनक पलटकर डॉक्टर साहब को देखती है तो डॉक्टर साहब उसे एक फ्लाइंग किस देकर अपना हाथ हिलाकर बाय करते हैं। कनक बस मुस्कुरा देती है। वही रूबी डॉक्टर साहब के केबिन के बाहर से गुजर रही थी। वो जब ये सब देखती है तो उसका खून खौल उठता है और वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल को मरोड़ते हुए कनक को घूर कर देखते हुए अपने केबिन में चली जाती है और केबिन का डोर जोर से बंद करके फाइल को झटके से फेंकते हुए दांत पीसकर कहती है, डॉक्टर मेहरा बहुत खुश होलिए तुम और वो तुम्हारी की कनक, उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। कहकर रूबी अपने फ़ोन में किसी का नंबर डायल करती है और कुछ कहने के बाद डेविल स्माइल करके अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए
अपना फोन घुमाते हुए बोली, चलो अब ना रहेगा बात और ना ही बजेगी बांसुरी, कहते हुए अपने केबिन में पड़े सोफे पर पसर जाती है और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ जब कनक बाहर आती है तो रावी कनक को देखकर स्माइल करते हुए टोंट मारकर कहती हैं, तुम्हें बाय करने के लिए भाई के पास भेजा था, फैमिली प्लानिंग करने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर कनक हल्के से रावी को चपत लगाकर अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप होने का इशारा करती है। मगर उसे रावी के कहे शब्दों पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसका चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया। वही सागर किसी से फोन पर बात कर रहा था और कनक को आया देख उसने फोन रखकर अपने आईब्रो के बीच में प्रेस करके फहद मसलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रावी ने जब सागर को टेंशन में देखा था बोली, क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम टेंशन में लग रहे हो। सागर ने वैसे ही अपना फोरहेड प्रेस करते हुए कहा, नहीं यार, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसी के सिलसिले में तुषार को कुछ समझा रहा था। तभी सागर का फोन दोबारा बजने लगा। सागर ने कॉल रिसीव करके सामने वाले की बात सुनी और फिर बोला, मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मेरा आना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ सकता। अगर तुम मीटिंग हैंडल नहीं कर सकते तो क्लाइंट से डील कैंसिल कर दो, आई डोंट केयर, कहकर सागर ने झटके से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रावी का हाथ पकड़कर उसे कार के तरफ ले जाने लगा। लेकिन रावी उसके चेहरे पर टेंशन साफ देख पा रही थी। रावी ने सागर से कहा, अगर बहुत जरूरी है हम दोनों, मतलब कनक और मैं, कैब बुक करके चले जाएंगे। सागर ने कहा, नहीं, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पहले घर ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद देखूंगा क्या करना है। सागर ने कार का गेट खोलते हुए कहा। सागर का फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार सागर ने गुस्से में फ़ोन जमीन पर दे मारा। सागर का गुस्सा देख रावी और कनक दोनों ही डर गई। फिर रावी ने सागर के शोल्डर पर रब करते हुए उसे रिलैक्स होने के लिए कहा। सागर गुस्से में दांत पीसते हुए कहने लगा, ये लोग एक मीटिंग हैंडल नहीं कर सकते, मेरे बिना सारे निकम्मे पाल रखे हैं मैंने कंपनी में। रावी ने उसे हग कर लिया और उसके बालों में उंगलियां चलाते बोली, टेंशन मत लो, तुम जाओ और मीटिंग अटेंड करो। सागर फिक्रमंद होकर कहा, तुम्हें घर ड्रॉप करने के बाद हमारी टेंशन मत लो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन सागर ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम जा रहे हो मतलब जा रहे हो, तुम्हें मेरी कसम। रावी ने अपनी कसम देकर सागर को जाने के लिए मना लिया। सागर ने प्यार से रावी का गाल सहलाकर उसके सर पर किस किया और ध्यान से घर जाने की हजार हिदायत देकर सागर अपने टूटा हुआ फोन उठाता है और गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कनक और रावी भी कैब बुक करती है और कैब लेकर घर के लिए निकल जाती है। एपिसोड 115। रावी को प्रेगनेंसी के कारण काफ़ी थकान हो रही थी। अपनी आंखें बंद करके सीट से सर टेक लेती हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। कनक पहले रावी को मेहरा मेंशन ड्रॉप करती है, फिर खुद अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वह कॉल करके डॉक्टर साहब को बता देती है कि उसने रावी को ड्रॉप कर दिया है और वो भी थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली है। डॉक्टर साहब ने बहुत प्यार से कनक को ध्यान से घर जाने की हिदायत देकर बाय कहकर फ़ोन रख दिया। रावी भी घर पहुंचते ही सागर के असिस्टेंट को कॉल कर देती है क्योंकि सागर का फ़ोन टूटा होने की वजह से सागर का कॉल नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के खाली पड़े वार्ड में एक चेयर पर एक लड़की बंधी होती है। उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे होते हैं और मुंह पर टेप लगी होती है। उसके पीछे दो हटे खट्टे पहलवान खड़े होते हैं और सामने चेयर पर एक आदमी पीठ टिकाए हाथ बांधकर बैठा होता है। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा मगर होठों पर मुस्कान थी। और दूसरा आदमी वही दीवार से अपना पैर टेक कर खड़ा होता है। वह लड़की लगातार छूटने के लिए छटपटा रही थी। तभी चेयर पर बैठा लड़का पीछे खड़े पहलवान को इशारा करके उस लड़की के मुंह से टेप हटाने के लिए कहता है।
लड़की के मुंह से टेप हटाते ही वो लड़की लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और गुस्से से घूरते हुए अपने सामने बैठे लड़के को देखकर कहती है, सौरभ ये जो तुम कर रहे हो ना ही बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, यू हैव टू पे फॉर दिस। डॉक्टर साहब रूबी के सामने अपने पैर पर पैर चढ़ाए मोबाइल को उंगलियों से घुमाते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम जानती हो रूबी तुम आज तक जिंदा क्यों हो? क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ ये घटिया हरकतें जो की है वो सिर्फ मुझ तक रखी थी, मगर आज तुमने मेरी बहन और मेरी जान पर नज़र डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब बच्चों वाली प्लानिंग खेलोगी, रावी और कनक को हट करोगी और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। फिर डॉक्टर साहब गुस्से से रूबी को घूरते हुए दांत पीसकर बोले, अगर गलती से भी कनक या रावी को खरोच भी आ जाती तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करता, वह तो शुक्र है। जब तुम मेरे केबिन के सामने से गुजरी तब मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन देख लिए थे और तभी समझ गया था कि तुम कुछ ना कुछ खुराफात करने वाली हो, और जिस ड्राइवर को तुमने भेजा था उन लोगों को हट करने के लिए उसे मैंने अपने ड्राइवर से एक्सचेंज कर दिया था। लेकिन अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं, क्योंकि तुमने उन्हें हट करने की कोशिश जिनमें मेरी जान बसती है। एक बार को मैं तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने के लिए माफ कर देता, मगर जो तुम आज करने वाली थी उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रूबी ने गुस्से में डॉक्टर साहब को घूरते हुए कहा, क्या कमी है मुझ में सौरभ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो मुझे एक बार मैं उस 2 कौड़ी की लड़की से तो कहीं बेहतर हूँ, खूबसूरत हो, पैसा है मेरे पास, और क्या चाहिए तुम्हें? उस सड़क छाप लड़की ने रूबी इतना ही कह पाई थी कि डॉक्टर साहब से अपनी गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए चुटकी बजाकर उस पर उंगली पॉइंट करके बोले, माइंड योर लैंग्वेज मिस रूबी, भूलो मत कि तुम मेरी होने वाली बीवी के बारे में बात कर रही हो, और मैं अब तक इसलिए चुप बैठा हूँ क्योंकि तुम और मैं कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आज की तुम्हारी हरकत के बाद तो तुम मेरी दोस्ती भी खो चुकी हो। और रहा सवाल प्यार का, तो वह मैं तुमसे नहीं करता, मैं अपने दिल की गहराइयों से सिर्फ और सिर्फ कनक को चाहता हूँ। तब से जब से मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानता था समझी, और उसके बारे में एक भी शब्द और अपने घटिया जबान से गलत निकाला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं समझी। रूबी डॉक्टर साहब के इस तरह चिल्लाने से डर गईं और रूबी डॉक्टर साहब के सामने रोने लगी और रोते हुए बोली, सौरभ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जिस तरह तुमने कनक को चाहा है उसी तरह मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है। तब डॉक्टर साहब बोले, वह चाहत नहीं वह जिद है तुम्हारी जो कभी पूरी नहीं हो सकती, अगर चाहत होती तो शायद मैं आज तुम्हारा होता। एक लास्ट वार्निंग देकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसके बाद आगे से कभी भी इस तरह की कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर डॉक्टर साहब अपनी चेयर से उठे और उन पीछे खड़े बॉडीगार्ड को रूबी को खोलने का कहकर उस कमरे से बाहर निकल गए। रूबी रोती बिलखती जोर जोर से डॉक्टर साहब का नाम पुकारने लगे। डॉक्टर साहब के कमरे से निकलते ही कपिल भी उनके पीछे पीछे आते हुए बोला, अरे यार डॉक्टर, तू क्या कोई अंतर्यामी है? तुझे कैसे पता चला कि रूबी उन लोगों के साथ कुछ करने वाली है? तब डॉक्टर साहब ने कहा, जब कनक मेरे केबिन से बाहर निकल रही थी तब मैंने रूबी को कनक को घूरते हुए देख लिया था। उसके एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ करेगी, इसलिए मैंने कनक के जाने के बाद मैं रूबी के केबिन में उसे समझाने के लिए जाना ठीक समझा। जब मैं उसके केबिन में गया तो मैंने देखा कि वह किसी से बात कर रही थी और उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग ठनक गया। इसलिए पहले तो मैंने उन लोगों का कैब ड्राइवर चेंज किया और फिर रूबी के किडनैपिंग करवाई ताकि उसे अच्छे से समझा सकूं कि कनक को और सभी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे भी नहीं। कपिल उछलकर डॉक्टर साहब के कंधे पर लटक कर बोला, यार तू सच में ग्रेट है। एपिसोड 116। कनक जब घर पहुंची तो देखा रागिनी जी सरला जी से बात कर रही थी।
रागिनी जी ने कनक को घर में आते हुए देखकर उसे हाथ से रुकने का इशारा किया और सरला जी से बात खत्म करके कनक से बोली, बेटा हमें आपसे जरूरी बात करना है। हम कह रहे थे कि अगले महीने की आपकी और रावी की शादी की तारीख निकलवाई है। कनक ने हैरान होकर कहा, पर मासी शादी तो 3 महीने बाद निकली थी ना, फिर दोबारा तारीख? तो रागिनी जी ने कहा, हाँ वह दरअसल रावी की प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए अगले महीने की तारीख निकल वाली है। सरला जी ने, ठीक है ना, फिर 2 महीने बाद रावी का बेबी बम्प दिखने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कनक ने हमें गर्दन हिलाए और अपने रूम की ओर बढ़ गई। वो चाहे जितना मर्जी हो कह ले कि उसे घबराहट नहीं हो रही, मगर हर लड़की की तरह अपनी शादी की बात सुनकर कनक भी थोड़ा नर्वस होने लगी। वहीं सागर मीटिंग में बैठा सिर्फ रावी के ही बारे में सोच रहा था। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा करके कुछ कहा तो उसके अच्छा ने पलकें झपकाई कर और धीरे से ऑल ओके कह दिया। सागर ने असिस्टेंट को फ़ोन ठीक करवाने के लिए दिया था, जो कि 1 घंटे में ही उसके असिस्टेंट ने पहले की तरह करके सागर को लौटा दिया। फ़ोन ठीक होते ये सागर ने सबसे पहले रावी को कॉल किया। रावी शायद उस वक्त बिजी थी, इसलिए वह सागर का कॉल पिक नहीं कर पाई। सागर ने तुरंत घर के लैंडलाइन पर कॉल करके पूछना चाहा, मगर तब तक सरला जी का फ़ोन आ गया। सरला जी ने सागर को बताया कि नेक्स्ट मंथ की उनकी शादी की तारीख फिक्स की गई है। सागर ने हाँ कहा और रावी के बारे में पूछने लगा, तभी पीछे से रावी के चिल्लाने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर ही सागर का दिल धक से रह गया। उसका दिल मानो गले में आ गई हो। सागर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने घबराते हुए सरला जी से पूछा, मॉम क्या हुआ रावी को? रावी ठीक है ना? सरला जी हल्के से मुस्कुराए और बोली, कुछ नहीं बेटा, मैंने आज उसकी फेवरेट मैंगो की आइसक्रीम बनाई थी तो वही देखकर चिल्ला रही है। सागर ने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ये लड़की एक दिन मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानेगी। मीटिंग रूम में बैठा हर शख्स सागर का चेहरा ताकने लगा। ये देख सागर जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोला, सॉरी गाइस, लेट्स कंटिन्यू द मीटिंग। तभी सागर के एक क्लाइंट ने कहा, सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सागर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, ऐसा है मिस्टर चावला, अगर मैंने आपको मना कर भी दिया तो भी आप मुझसे पूछा बिना मानेंगे नहीं तो पूछ लीजिए। सागर के कहने पर सभी लोग ठहाका मारकर हंस दिए और बेचारे चावला जी शर्म से पानी पानी हो गए। बेचारे चावला जी हिचकिचाते हुए बोले, वो सर हमने सुना है कि आप पापा बनने वाले हैं। इस पर सागर ने अपने असिस्टेंट को गुस्से से घूर कर देखा और फिर मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोगों को उसी तरह घूरते हुए देखकर कहने लगा, एक पल को तो हर कोई सागर के इस तरह देखने से सहम गया, लेकिन फिर सागर ने अपने एक्सप्रेशन बदल कर मुस्कुराकर कहा, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं पापा बनने वाला हूँ। हर कोई सागर की बात सुनकर हैरान था। किसी ने नहीं सोचा था कि सागर इस बात को ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह मीटिंग हॉल का माहौल खुशनुमा हो गया। रात का समय, डॉक्टर साहब खाना खाकर अपने रूम में आते हैं और कनक को कॉल करते हैं। कनक तो जैसे डॉक्टर साहब के फ़ोन के इंतज़ार में ही बैठी थी। उसने झट से कॉल पिक कर लिया। डॉक्टर साहब अंडस मेरे कॉल का ही वेट कर रही थी। कनक बस हमम कर देती हैं। डॉक्टर साहब पूछते हैं, खाना खा लिया? कनक फिर बस हमम में ही जवाब देती है। डॉक्टर साहब गहरी सांस लेकर कहते हैं, जान सुनो ना कनक जी। इस बार कनक ने अपना जवाब बदल डाला। डॉक्टर साहब प्यार से कहते हैं, याद आ रही है तुम्हारी? अब तो इन बाहों को तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आती। कनक फ़ोन की दूसरी तरफ भी ऐसे शर्मा रही थी मानो ये सब डॉक्टर साहब उसके सामने कह रहे हो। शर्माने से उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। डॉक्टर साहब बेड पर बैठकर क्राउन से सर टेककर आंखें बंद करके बोले, लाओ। कनक हाँ कहती हैं। डॉक्टर साहब आ जाओ यार, बहुत याद आ रही है, वरना अगर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कनक के एक्सप्रेशन न
नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, मुस्कुराकर मैं बिल्कुल करूँगा। नहीं ना, प्लीज़ मान जाइए, कनक ने रिक्वेस्ट करके कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी, डॉक्टर साहब कनक से बोले। कनक ने झट से कहा, हाँ कहिए, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। पक्का, डॉक्टर साहब ने कनक से कन्फर्म किया। हाँ हाँ पक्का बाबा, आप कहिए तो। नहीं, कनक ने भी विश्वास दिलाकर कहा। देखो, अपनी बात से मुकरना मत, डॉक्टर साहब फिर बोले। कनक मन में सोचने लगी, है भोलेनाथ, कह तो दिया है पर पता नहीं ये क्या करने को कह दे। बचा लेना भोलेनाथ, 5 सोमवार का व्रत करेंगे, बचा लेना बस हमें इनसे। कनक मन ही मन भगवान को मनाने लगी। डॉक्टर साहब बोले, भोलेनाथ को लालच मत दो जान, वो भी प्यार करने वालों के बीच नहीं आते। कनक मुंह खोले सोचने लगी कि इन्हें कैसे पता चला। डॉक्टर साहब ने फिर कहा, मुंह बंद कर लो जान, मच्छर चला जाएगा। कनक गर्दन घुमाकर देखने लगी, फिर डॉक्टर साहब से बोली, आप हमें देख रहे हैं क्या? आप हमारे घर के पास है क्या? डॉक्टर साहब बोले, ये भी कोई पूछने वाली बात है, बीवी मेरी, हर सांस में तुम बसी हो और तुम्हें देखने के लिए मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है। कनक गर्दन झुकाकर मुस्कुरा उठा। डॉक्टर साहब बोले, आन्हा बीवी, मुझे इतना भी मत तड़पाओ कि मैं तुम्हारे पास आने से खुद को रोक ना पाए। जानती हो ना, जब तुम शर्माती हो तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मन करता है तुम्हें बाहों में भरकर चूम लूं। डॉक्टर साहब के ऐसे कहने से कनक की तो हालत खराब हो गई। उसने झूठ-मूठ कहा, साहेब हमें नींद आ रही है। नोट फेयर, बीवी मेरी नींद उड़ाकर तुम्हें नींद आ रही है, डॉक्टर साहब सिलेक्टिव टोन में बोले। वो हम बस सुबह, कनक को सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या कहें, फिर भी कनक हिम्मत करके बोली, हमें सच में नींद आ रही और हल्का सर भी दर्द कर रहा है। कनक ने झूठ कहकर अपने दांतों के बीच अपनी जीभ दबा ली। तो मैं आ जाता हूँ सर में बाम लगाने, डॉक्टर साहब कनक को तंग करते हुए बोले। नहीं, कनक एकदम से बोली, तो मेरी विश पूरी करो वरना मैं आ रहा हूँ, और तुम जानती हो कि मैं मजाक नहीं करता, डॉक्टर साहब कनक को धमकाकर बोले। जी कहिए, कनक ने आंख बंद की और बोली। डॉक्टर साहब शरारत से मुस्कुराकर बोले, किस्मी? कनक, हाँ। एपिसोड 117। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीतता गया। डॉक्टर साहब, कनक, रावी, सागर, सरला जी, रागिनी जी, आलोक जी सब शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। शादी से 4 दिन पहले हर जगह चहल पहल थी, खूब धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। मेहरा मैंशन RS विला, आप समझ तो गे ही होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। सागर ने अपने विला का नाम बदलकर सागर सिन्हा से RS विला से बदलकर रावी सागर सिन्हा RS विला करवा दिया। हर जगह बस रौनक ही रौनक थी, खुशियां ही खुशियां थी। मेहरा मेंशन में सरला जी ने आलोक जी का हाथ थाम कर कहा, देखिए ना जी, हमारे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए, लगता ही नहीं कि उनकी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात है जब आप रावी की चोटियां डालते थे, जब वो स्कूल जाती थी। आपको याद है कैसे जिद करती थी कि मैं दादा से ही बाल बनवाऊंगी वरना स्कूल नहीं जाऊंगी, और आप कितने प्यार से अपनी लाडली के बाल संवारते थे। सरला जी भर्राए गले से बोली और आलोक जी के गले लगकर फफक फफक कर रोने लगी। आज सारे गेस्ट आने वाले, कल से फिर शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। 4 दिन बाद सौरभ के सर पर सेहरा बंध जाएगा और हमारी बेटी किसी और की घर की रौनक बन जाएगी। यह कहते कहते आलोक जी की भी आंखें नम हो गई। कनक का घर, कनक की हल्दी मेहंदी सागर के विला में होने वाली थी, जिसके लिए सागर ने रागिनी जी और कनक को मनाया था। सागर का कहना था कि उसने कनक को अपनी बहन माना है, इसलिए वह कनक की शादी की सारी रस्में अपने घर से बहन की तरह करवाना चाहता। रागिनी जी ने बहुत मना किया मगर सागर नहीं माना और अपनी कसम देकर बहुत रिक्वेस्ट करके रावी और सागर में मिलकर रागिनी जी और कनक को इस बात के लिए राजी कर ही लिया। इसलिए रागिनी जी सारे जरूरी सामान सागर के विला भिजवा रही थी, तभी उनकी एक फोटो पर गईं।
रागिनी जी अपने दीदी और जीजा जी की फोटो हाथ में लिए आंसुओं से भरी आंखों से उस फोटो पर हाथ फेरते हुए अपने कमरे के बेड पर बैठ कहने लगी, आज आप दोनों की कमी बहुत खल रही है दी। मैं जानती हूँ कि कनक कुछ कहती नहीं पर याद तो वह भी बहुत करती है आप दोनों को। मैंने भले ही उसे माँ का प्यार दिया है पर मैं कभी उसके माँ बाप नहीं बन सकती। वह जगह हमेशा से खाली है दीदी जो आपकी थी। मेरी बच्ची हमेशा आप दोनों के प्यार को तपती है पर मैं बहुत खुश हूँ कि उसे सौरभ जी जैसे जीवन साथी और सरला जी आलोक जी जैसे सास ससुर मिलने जा रहे हैं। वह लोग कनक से बहुत प्यार करते हैं, बस आप दोनों अपना आशीर्वाद कनक पर बनाए रखना। कपिल का अपार्टमेंट। शादी में डॉक्टर साहब ने कपिल और धानी के पूरे परिवार कॉफी बुलाया था। वह लोग भी आ जाने वाले थे इसीलिए धानी सुबह से काम में व्यस्त थी और कपिल उसकी हेल्प करवा रहा था। किचन में धानी सब्जियां काटने लगी और जल्दबाजी में अपनी उंगली काट बैठी। कपिल ने जल्दी से पकड़कर उसकी उंगली अपने मुंह में लेकर उसे चूसते हुए धानी को डांट कर कहा, सुबह से कह रहा हूँ थोड़ा आराम कर लो पर लगातार काम किए जा रही हो, अब लगा ली ना खुद को चोट, देखो कितना खून बह रहा है। धानी एकटक कपिल के चेहरे को देखने लगी और कपिल धानी को डांटते हुए उसके हाथ पर बैंडेज लगा रहा था। कपिल के इस तरह डांटने से धानी को गुस्सा नहीं बल्कि बहुत प्यार आ रहा था। उसने कपिल के हाथों से अपना हाथ खींचकर उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों पर सॉफ्टली किस करने लगी। पहले तो कपिल थोड़ा हैरान हुआ मगर फिर वह भी धानी को कमर से पकड़कर किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खोए होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कब से सुरेश जी और सेजल जी घर की डोर बेल बजा रहे हैं। ठाकुर साहब आज नहीं आए थे, वो हल्दी वाले दिन ही आने वाले थे। 2-3 बार बेल बजाने के बाद सुरेश जी ने कपिल को कॉल लगा दिया। फोन बजने की आवाज से दोनों अलग होते हैं और तब उन्हें ध्यान आया कि वह लोग किचन में खड़े थे। कपिल ने कॉल पिक किया तो सुरेश जी बोले, दरवाजा खोलिए जनाब, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। व्हाट, आप लोग तो शाम को आने वाले थे? कपिल एकदम से शॉकड होकर पूछा। धनी ने भी हैरान होकर कपिल से पूछा, क्या मम्मा पापा आ गए? कपिल ने फोन पर बात करते हुए ही धानी को हाँ कहा और गेट की तरफ बढ़ गया और कॉल काटकर गेट खोल दिया। धानी भी उसके पीछे पीछे हॉल में गेट के पास आ गई और सेजल जी और सुरेश जी को देखकर धानी ने सर पर पल्लू लिया और सुरेश जी के पैर छूने के लिए झुकी। सुरेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कपिल ने भी सुरेश जी के पैर छुए। धानी जब सेजल जी के पैर छूने के लिए झुकने ही वाली थी कि सेजल जी ने उसे गले से लगा लिया और उसके सर से पल्लू हटाते हुए बोली, ये सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है बच्चे, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये देखकर कपिल में भी सेजल जी के पैर नहीं छुए तो सेजल जी कपिल का कान मरोड़ते हुए बोली, नालायक, सारे संस्कार भूल गया, अपने माँ के पैर छूने के लिए कहना पड़ेगा तुझे। कपिल ने मुंह सिकोड़कर अपनी माँ को देखा और बोला, धानी को तो आपने मना किया और मुझसे क्यों जबरदस्ती करवा रही हो? सेजल जी ने फिर कपिल के कान मरोड़ते हुए कहा, पड़ता है या नहीं? मॉम लग रही है, कान छोड़ो पहले आप मेरा, तभी तो पैर पड़ूंगा। सेजल जी ने कपिल का कान छोड़ दिया तो कपिल ने सेजल जी के पैर छुए। सेजल जी ने कपिल को आशीर्वाद देकर कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो और जल्दी से मुझे पोता पोती दो। ये सुनकर धानी शर्मा गई और कपिल एकदम से इधर उधर देखते हुए बोला, मॉम डैड ये सब बातें तो करते रहेंगे, चलिए आप लोग अंदर तो चली। वह लोग अंदर की तरफ आने लगे तभी पीछे से खनखनाती आवाज आई। सरप्राइज धानी ने पलटकर देखा तो नंदिनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। धानी नंदिनी को देखकर सब कुछ भूल गई और दौड़कर उसे हग कर लिया। एपिसोड 118। सागर अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर गार्डन में हाथ हिला हिलाकर काम करवा रहे तुषार को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और होठों पर बड़ी सी स्माइल। वो तुरंत पर पलटता है और सीधे गार्डन की तरफ जाने लगता है। गार्डन में पहुंचकर वह तुषार के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चीकू
तुषार जैसे ही पर पलटता है सागर उससे लिपट जाता है और उसे टाइट हग कर लेता है। तुषार इस तरह अपने भाई के गले लगने से हैरान हो जाता है और घबरा भी जाता है। वह सागर की पीठ सहलाकर पूछता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना भाभी? भाभी ठीक है ना सागर? उससे अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखकर कहता है, सब ठीक है मेरे भाई। और सागर तुषार के दोनों कंधों को अपनी हथेली से मजबूती से पकड़कर कहता है, यार मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा नटखट सा चीकू कब इतना बड़ा हो गया। आज अपने भाई की शादी तैयारियां अपने हाथों से करवा रहा है। जिस लड़के ने कभी अपने लिए एक ड्रेस नहीं खरीदी, कभी अपने स्कूल का फॉर्म नहीं भरा, वह आज दौड़ दौड़ कर सारे अरेंजमेंट कर रहा है, वो भी इतनी बढ़िया तरीके से। आई एम इम्प्रेस्ड। तुषार सागर के हथेलियां अपने हाथ में लेकर उसके हथेली चुनकर कहता है, नहीं भाई मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, आज भी मैं आपका नटखट शैतान छोटा भाई चिकू ही हूँ। आपने हमेशा मुझे भाई से बढ़कर अपना बच्चा समझा। मॉम डैड के जाने के बाद भी आपने मुझे उनकी जरा सी भी कमी महसूस नहीं होने दी। खुद दर्द में रहे, मेहनत करते रहे, अपनी ख्वाहिशों को मारते रहे सिर्फ मेरे लिए। तो क्या मैं आपके लिए इतना सा नहीं कर सकता? आपकी लाइफ का स्पेशल दिन यादगार बन जाए जो आपने मेरे लिए किया है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये सब कहते वक्त तुषार का भी गला भर आया और दोनों भाई एक दूसरे से लिपट कर मुस्कुराने लगे। दूसरे दिन मेहरी मेंशन में आज सुबह से गणेश पूजन की तैयारी चल रही थी। गणेश पूजन के बाद दोनों ही दुल्हनों और सभी को मेहंदी लगने वाली थी, जिसके लिए दोनों ही परिवारों में बहुत ही धूमधाम से तैयारियां चल रही थीं। गणेश पूजन के बाद RSS विला कनक ने मेहंदी के हिसाब से डार्क ग्रीन कलर का हैवी लहंगा पहना और अपने बालों का जुड़ा बनाकर उसमें कुंदकली और गुलाब का गजरा लगाया। साथ ही कानों में बड़े बड़े झुमके और मांग टीका, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में हल्का काजल और हल्की लिपस्टिक उसके रूप को चार चांद लगा रही थी। हाथों में बस गणेश पूजन के वक्त का पचरंगी धागा बंधा हुआ था। मेहंदी लगवाने के लिए कनक ने पैरों में कुछ नहीं पहना था। रागिनी जी ने कनक को देखा तो अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोलने लगे, बहुत खूबसूरत लग रही है कनक, आप किसी की नज़र ना लगे हमारी बच्ची को। कनक होले से मुस्कुरा दी और मेहंदी लगवाने के लिए कुछ लड़कियां उसे गार्डन में लेकर चली गईं। रागिनी जी जब कनक के रूम से बाहर निकल रही थी तो उन्हें सामने से आता हुआ सागर दिखाई दिया। सागर ने सिंपल सी लाइट येलो कलर की शर्ट और कैमल कलर पैंट पहनी हुई थी। रागिनी जी सागर को देखकर कहती है, बेटा आपको तैयार नहीं होना है क्या? जाए जल्दी से तैयार होकर गार्डन में आ जाए, मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है। लेकिन माँ, आंटी, सागर थोड़ा हिचकिचाने लगा। रागिनी जी ने मुस्कुराकर उसके गाल को अपने एक हाथ से छूकर कहा, बेटा आप हमें मासी बोल सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। सागर ने हाँ कहा और रागिनी जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मासी मुझे कुछ काम है तो मैं वो करके आता हूँ। जो भी काम है आज कर लीजिए, कल हल्दी लगने के बाद से आप कहीं नहीं जाएंगे, समझे? रागिनी जी झूठ मूठ डांटते हुए कहने लगी। सागर ने गर्दन हिलाकर कहा, जी मासी, कल से जो आप कहेंगी वैसा ही करूँगा, आज जाकर आता हूँ। सागर जाने लगा तो रागिनी जी उसे रोककर बोली, सागर एक मिनट रुकिए बेटा। रागिनी जी ने थोड़ा सा राई नमक एक पेपर में लपेटकर सागर को देते हुए बोली, ये अपने पास ही रखिए और जब घर आओ तो दरवाजे के बाहर ही फेंकाना और जल्दी आना बेटा, आपको भी मेहंदी लगेगी। सागर ने ठीक है कहा और किसी को कॉल करते हुए निकल गया। मेहरा मेंशन रावी ने मेहंदी कलर का लहंगा विद गोल्डन ब्लाउज एंड गोल्ड थ्रेड वर्क दुपट्टा लिए हुए, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, माथे पर मांग टिका और कानों में झुमके के तो क्या कहने, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रावी ने बाल खुले ही रखे थे। वही हमारे डॉक्टर साहब ने भी जल्दी।
बाजी ने घर से बाहर निकल ही रहे थे कि रावी ने देख लिया, जो कनक से वीडियो कॉल पर बात करते हुए डॉक्टर साहब के पास ही आ रही उन्हें कनक की मेहंदी की डिज़ाइन दिखाने। लेकिन उन्हें इतनी हड़बड़ी में जाते देखकर रावी ने डॉक्टर साहब को रोककर पूछा, भाई आप इतनी जल्दी बाजी में कहाँ जा रहे हैं, आपको मेहंदी नहीं लगानी है क्या? डॉक्टर साहब बोले, यार यह सब चोचले तुम लड़कियों पर ही अच्छे लगते हैं, मैं नहीं लगवा रहा हूँ मेहंदी वेहंदी। रावी ने कहा, लेकिन भाई आपकी शादी है, आपको शगुन की मेहंदी तो लगवाने ही पड़ेगी ना। डॉक्टर साहब बोले, हाँ तो मैं बाद में लगवा लूँगा, पर अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। रावी, यार प्लीज़ तू माओम को तो बिल्कुल मत बताना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, वरना वह 1000 सवाल करेंगे। हाँ प्लीज़ प्लीज़ बच्चे। डॉक्टर साहब रावी के सर पर हाथ रखकर बोले, मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। रावी ने हाँ में गर्दन हिलाई और डॉक्टर साहब से बोली, जल्दी घर आइएगा भाई। तो डॉक्टर साहब ने रावी को साइड हग किया और पक्का कहकर पलटे और बाहर निकल गए। अचानक रावी को याद आया कि वो कनक से बात कर रही थी, तो उसने झट से अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो कॉल कट हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, थैंक गॉड कनक ने कॉल कट कर दी, वरना अगर वह सुन लेती तो और बुरा लगता। कहकर रावी ने सागर को कॉल किया, मगर सागर का कॉल बिजी आ रहा था, तो रावी उसको दोबारा उसे कॉल करने ही जा रही थी कि सरला जी उसे मेहंदी लगवाने के लिए लेने आ गई। रावी मेहंदी लगवाने के लिए बैठने ही वाली थी कि उसका फ़ोन बजा। रावी ने देखा कि सागर का ही फ़ोन है। उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया और बोली, कहाँ बिजी थे? सागर ने रावी से कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ ज़रूरी काम में बिजी था। रावी ने कहा, हाँ मैंने इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं अब मेहंदी लगवा लूँगी तो फिर रात में ही तुमसे बात हो पाएगी। ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं है, शगुन की थोड़ी थोड़ी ही मेहंदी लगवा कर रास्ट कर लेना, ज़्यादा खुद को थकाना मत और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना, और हाँ खाना खा कर ही मेहंदी लगाने बैठना, वरना मेहंदी लगने के बाद वैसे ही नहीं खा पाओगी। ये सागर एक सांस में ही बोल देता है। अरे बस बस सागर, तुम कितना ज्ञान देते हो यार। और हाँ मैंने खाना खा लिया है और मेहंदी तो दोनों हाथ और पैर भर कर लगाऊंगी, ज़रा मुझे तो पता चले कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और तुम भी हाथ और पैर में मेहंदी लगाना और कोई बहाना नहीं चलेगा, मेहंदी लगाकर मुझे पिक्स भेजना। और हाँ एक बात, मेहंदी में मेरा नाम लिखवाना मत भूलना, समझे, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रावी ने सागर को धमकाया। ओके बाबा, अगर तुम बोलो तो मैं मेहंदी के टब में बैठ जाऊं, और वैसे भी ये नाचिस तो आपके रंग में ऐसा रंगा हुआ है मोहतरमा कि अब तो कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता, सागर ने मजाकिया लहजे में कहा। तो रावी खिलखिलाकर हंस दी, जिसे सुन सागर के चेहरे पर भी हंसी आ गई। तुम ना पूरे पागल हो गए हो सागर, रावी बोली। सब आपके प्यार का असर है जनाब, जो इतने व्यस्त इंसान को निकम्मा बना दिया, सागर ने शायराना अंदाज में कहा। फिर सागर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ, तुम मेहंदी लगवा लो। 2 घंटे बाद दोनों दुल्हनियां अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवा कर रूम में रेस्ट कर रही थीं। कनक अपने रूम में गेट लॉक करके बेड पर पेट के बल लेटकर रोने लगी और बदबदाएं जा रही थी। हम जानते हैं वो ऐसे ही हैं, वो ये सब रस्में नहीं मानते, फिर भी हम भी उनसे उम्मीद लगा बैठे कि को हमारे लिए खुद को बदलेंगे। हम ही बेवकूफ़ है जो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, मगर उन्हें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। सडू अकडू एरोंगेट, दुष्ट इंसान बहुत बुरे हैं आप, कहते हुए कनक लेटे लेटे ही तकिए में मुँह घुसाए अपनी मुट्ठी बांध कर तकिए को मुँह के मारने, वहीं कोई मुझे इतनी शिद्दत से याद करते हुए मुझे इतने प्यारे प्यारे नामों से बुला रहा है। पीछे से डॉक्टर साहब की आवाज़ आई, जो दरवाजे से पीठ टिकाए हाथ बांधे खड़े खूं। कनक झटके से उठ के बैठ गई। एपिसोड 119। कनक झटके से उठ के बैठ गई, मगर आंखों में आंसू होने की वजह से उसे डॉक्टर साहब की चेहरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो मेहंदी लगे हाथों से आंसू पोंछने लगी, मगर मेहंदी सूखी हुई होने की वजह से उसके आंख में मेहंदी चली गई। कनक को अपनी आंख में जलन होने लगी, तो वो अपनी आंखें बंद करके बेड से उतरकर हाथ हिलाते हुए कूदने लगी।
डॉक्टर साहब कनक के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोले, क्या हुआ तुम्हें, तुम उछल क्यों रही हो? लिस, आह, आँख में बहुत जलन हो रही है। आह, कनक डॉक्टर साहब का हाथ हटाकर अपनी आंखें पकड़कर बोली, बहुत जल रही हैं हमारी आँख। आया आया, कनक वैसे ही हाथ झटकते हुए इधर उधर टहलने लगी। डॉक्टर साहब ने 1 मिनट कनक को देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे से हग करके उसके कान के पास झुककर बोले, बस स्टॉप इट, आई नो कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, सो स्टॉप इट। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मुझसे बच जाओगी? नो मिसेज मेहरा। ये सुनने की देर थी कि कनक एक जगह खड़ी हो गई। कांटो तो खून नहीं? डॉक्टर साहब ने पीछे से ही कनक के गाल पर किस करके कहा, ये सब हरकतें तुम पर सूट नहीं करती। अच्छा हुआ तुमने एक्टिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब हैं। फिर कनक को अपनी ओर मोड़कर खड़ा किया तो कनक गर्दन झुकाए खड़ी रही। कनक, लुक इट मी। डॉक्टर साहब कनक के कंधे पकड़कर बोले। कनक ने नामे गर्दन हिला दी। डॉक्टर साहब ने कनक का चिन्ह पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया, मगर फिर भी कनक ने अपनी पलकें नहीं उठाईं। डॉक्टर साहब प्यार से बोले, नाराज हो? अब की बार कनक ने अपनी डब्ड बाईं आंखों से डॉक्टर साहब की आंखों में देखकर कहा, बोली, आज हमारी शादी की रस्में शुरू हुई हैं, हम चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह हर रस्म को करें। डॉक्टर साहब बोले, क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं लगवाई इसलिए नाराज हो? डॉक्टर साहब ने बहुत प्यार से कनक का माथा चूमकर पूछा। कनक कुछ नहीं बोली और जाकर बेड पर बैठकर अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। डॉक्टर साहब कनक के पास गए और उसकी ज्वेलरी निकालने में हेल्प करने लगे। डॉक्टर साहब ने कनक के कान से झुमका निकालकर उसे साइड में रखने लगे, मगर कनक ने उनसे झुमका छीन लिया। फिर बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास चली गईं। डॉक्टर साहब ने कनक का हाथ पकड़कर कहा, मेहंदी नहीं दिखाई तुमने मुझे अपनी? कनक बिना डॉक्टर साहब की बात का जवाब दिए अपनी ज्वेलरी उतारती रही। डॉक्टर साहब को कनक का खुद को इग्नोर करना पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी डॉक्टर साहब ने गहरी सांस ली और कनक से बोले, बीवी तुमने खाना खा लिया क्या? मुझे तो बहुत भूख लगी है। फिर भी कनक अपने बालों का जुड़ा खोलने में व्यस्त रही। अब डॉक्टर साहब के सब्र का बांध टूट गया और वो कनक का जुड़ा एक झटके से खोल देते हैं, जिससे कनक के रेशम से मुलायम बाल उसकी खुली पीठ पर बिखर जाते हैं और गजरा नीचे जमीन पर। डॉक्टर साहब कनक को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेते हैं, जिससे कनक के दोनों हाथ अपने आप डॉक्टर साहब के सीने पर चले जाते हैं और उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, जब से देख रहा हूँ इग्नोर कर रही हो, ऐसा भी क्या हो गया यार कि इस तरह मुंह फुला कर बैठी हो? कनक की आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई, कनक के आंसू तो पत्थर को पिघला दे, फिर हमारे डॉक्टर साहब का गुस्सा क्या चीज है? उसकी आंखों में आंसू देख डॉक्टर साहब कनक के बालों को मुट्ठी में भरकर उसके माथे से माथा जोड़कर बोले, यू नो वॉट जान, मैं तुमसे जुड़ी ऐसी कोई याद अपने साथ नहीं रखना चाहता जो कुछ समय में धुंधली होकर हमेशा के लिए मिट जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम जो मैं अपनी हथेली पर लिखवाऊं वो कभी मिटे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। कनक हैरानी से डॉक्टर साहब को देखने लगी। उसे अपनी हथेलियों के नीचे कुछ दर्दरा सा महसूस हुआ तो कनक डॉक्टर साहब को देखते हुए बोली, ये यहाँ हमें ऐसा लगा जैसे कुछ है। डॉक्टर साहब ने कनक को छोड़ा और अपनी शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खोल दिए, जिससे डॉक्टर साहब का चौड़ा सीना कनक के सामने था। मगर आज कनक ने शर्म से आंखें बंद नहीं की, बल्कि उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। डॉक्टर साहब ने अपने सीने पर दिल की जगह कनक का नाम त्रिशूल के साथ लिखवाया गुंदवाया था। एपिसोड 120। अपने नाम का टैटू डॉक्टर साहब के सीने पर बना हुआ देख कनक हैरानी से उसे छूते हुए बोली, साहिब यह आपने कब बनवाया? आज डॉक्टर साहब अपने दोनों आईब्रो ऊंची करके एटीट्यूड से बोले, कूल।
आज हमारी मेहंदी की रस्म है तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए। जैसे तुमने मेरा नाम अपनी हथेलियों पर लिखवाया है, मैंने तुम्हारा नाम अपने सीने पर लिखवा लिया। डॉक्टर साहब की बात सुनकर कनक के चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कनक दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेती है मगर उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी। थोड़ी देर तक कनक बस उस टैटू को देखती रही, फिर बोली, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम भी आपका नाम का टैटू बनवाते। नो नो नो, डोंट यू डेयर, सोचना भी मत। डॉक्टर साहब कनक की कमर अपने दोनों हाथों में पकड़ कर कहते हैं, फिर अपनी गर्दन झुकाकर कनक के होंठों पर हल्की किस करके उसकी आंखों में देखकर बोले, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई टच करे। कनक अपने मुंह को ओ बनाकर बोली, ओ मगर मेहंदी वाले लड़के ने तो हमें टच किया था। डॉक्टर साहब भौएं सिकोड़ कर कनक को देखते हैं, फिर कनक के गाल खींचकर बोले, मेरी जान, मुझे बेवकूफ़ समझती हो, मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं बाबू। जो लड़कियां तुम्हें मेहंदी लगाने आई थी ना, वह मैंने ही अरेंज की थी। रावी और तुम्हारे लिए मेहंदी वाली मॉम ने मुझे ही कहा था। इस पर कनक का मुंह बन गया और वह मुंह फुलाकर बोली, आप ना सच में बहुत बुरे हैं, आप हमें खुद इतना परेशान करते हैं, हमें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और हमें आपको परेशान करने का एक मौका नहीं देते। जाए, हमें बात ही नहीं करनी आपसे। कनक को ऐसे बच्चों की तरह मुंह बनाता है। देख, डॉक्टर साहब ठहाका मारकर हंस दिए और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसके माथे पर किस करके बोले, तुम ना ऐसे नाराज मत हुआ करो, पता है कितनी क्यूट लगती हो ऐसा गुस्सा करते हुए। मन करता है तुम्हें खा जाऊं। कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कनक के गाल पर बाइट किया। आउच लग रहा है हमें, बदमाश कहीं के। कनक मासूम से शक्ल बनाकर बोली और अपने मेहंदी लगे हाथों से अपना गाल रब करने लगी। डॉक्टर साहब कनक का हाथ हटाकर अपने अंगूठे से उसका गाल सहलाकर बोले, अब क्या करूं, तुम हो ही इतनी स्वीट, तुम्हारे साथ होकर बदमाशी किए बिना दिल मानता ही नहीं। कहकर डॉक्टर साहब ने कनक के गाल पर दोबारा बाइट कर लिया। कनक बस डॉक्टर साहब को घूर कर देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब बोले, ऐसे नज़रों से ही भस्म करने का इरादा बना लिया है क्या? अच्छा चलो, अब मेरे हाथ पर मेहंदी बनाकर दो, मैं और किसी से मेहंदी नहीं लगवाने वाला, समझी। कनक ने मुस्कुराकर डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ उनके हाथ पर मेहंदी बनाने लगी। मेहरा मेंशन, रावी का रूम। सागर सरला जी से पूछकर रावी से मिलने आया था, उसको रावी की फिक्र हो रही थी। सागर ने रावी के रूम का डोर नॉक किया मगर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो सागर बिना सोचे समझे धाक से अंदर घुस गया। रावी थकान के कारण सोफे पर पैर लटकाए हाथ फैलाकर सोई थी। रावी की गर्दन एक साइड लुकने ही वाली थी कि सागर ने आगे आकर उसकी गर्दन को अपनी हथेली से रोक लिया और गहरी सांस लेकर खुद से बोला, खुद बच्चे की माँ बनने वाली हैं मगर बचपना नहीं गया मैडम का, इतना बड़ा बेड छोड़कर इस सोफे पर सोने की क्या जरूरत थी। फिर सागर ने रावी को गोद में उठाकर बेड पर ले जाने लगा तो रावी ने कसमसाकर सागर की शर्ट पकड़ ली। सागर ने बहुत धीरे से रावी को बेड पर लेटाकर उसकी ज्वेलरी निकाल दी और दुपट्टा निकालकर एक साइड रख दिया। रावी इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सागर ने रावी के लिप्स पर हल्की सी किस करक उसे ठीक से लेटाकर उसके बेड के पास ही घुटनों पर बैठकर अपनी हथेली पर चेहरा टिकाए रावी को निहारने लगा। इस वक्त रावी उसे बहुत क्यूट लग रही थी। सागर से रहा नहीं गया और वो रावी को सॉफ्टली किस करने लगा जिससे रावी नींद में करवटें बदलने लगी। लेकिन सागर ने तुरंत ही उसके बालों में उंगलियां घुमाई जिससे रावी को दोबारा नींद आ गई। रावी ने लहंगा नाभि के नीचे पहना था जिस कारण रावी का गोरा पेट साफ साफ नजर आ रहा था। सागर की नज़र एकाएक ही रावी के पेट पर ठहर गई। सागर रावी के पेट को एकटक देखने लगा क्योंकि रावी की प्रेगनेंसी को 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया था तो उसका बेबी बम्प हल्का दिखने लगा था।
सागर उसके थोड़े से बाहर निकले हुए पेट को अपनी उंगलियों से छूने लगा, लेकिन तभी उसे रावी के पेट में हलचल होती महसूस हुई। सागर की तो मानो जान हलक में आ गई, क्योंकि कि वो रावी को जगाना नहीं चाहता था और जो उसने रावी के पेट में हलचल देखी वो उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहा था। सागर तुरंत धानी कॉल लगाने लगता है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।